सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। सो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पिछले लेक्चर में हमने सॉइल का वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन देखा था कि अगर मेरे पास सॉइल का एक सैंपल है तो उस सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट, बोले तो वाटर कंटेंट, मैं लेबोरेटरी में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसको मैं लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकता हूं, जिसमें से एक था वाटर कंटेंट, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था काफी डिटेल में कि वाटर कंटेंट को कैसे निकाला जाएगा लेबोरेटरी में। इसके अलावा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल को भी लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता क्या है, ये तो हमने पढ़ चुका है, लेकिन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लेबोरेटरी में कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? क्या तरीका है जिसके बेस पर मैं मेरे सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकता हूं लैब में? तो जरा देखते हैं उस मेथड को बाय विच वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। जरा देखेंगे ध्यान से। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ, जो भी बोल दीजिए, अंग्रेजी में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है, और अगर आपको याद हो, इससे पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को, फिर से बोलूंगा कि इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले मैंने एपरेंट या फिर मास वर्ड नहीं लिखा है, और इस स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद ना ही मैंने सॉलिड्स या इस टाइप का कुछ लिखा है। तो अगर सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा दिख रहा है आपको, तो मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज नथिंग बट इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। सॉइल के सॉलिड्स जो होते हैं, सॉइल के अंदर में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम। तो मुझे मेरे सॉइल के सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। क्या तरीका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने का लेबोरेटरी में, उसको समझेंगे। लेकिन उस तरीके को, उस मेथड को समझने से पहले एक बात जरा गौर करिएगा। जनरल बात बता रहा हूं, सिर्फ सुनिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है उस बात को, कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर ली हमने। तरीका जो रहेगा उसके बेस पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ चुकी है, ठीक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू से मुझे सॉइल का कोई प्रॉपर्टी या कोई बिहेवियर नहीं पता चलेगा। यह बात गौर करिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू से मैं सॉइल का बिहेवियर नहीं एनालाइज कर सकता, लेकिन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैं सॉइल की बाकी सारी प्रॉपर्टीज को निकालने में मदद ले सकता हूं इसकी। फिर से रिपीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू से आपको सॉइल की कोई बिहेवियर या सॉइल का नेचर नहीं पता चलेगा बहुत ज्यादा, हां, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू से आप सॉइल की बाकी सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो सवाल उठता है कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाला जाए? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की जो मेथड है, उस मेथड को मैं बोलता हूं पिक्नोमीटर मेथड। आप बोलोगे सर ये मेथड तो आपने वाटर कंटेंट में भी बताई थी। हाँ, बिल्कुल बताई थी भाई। पिक्नोमीटर एक कांच की बोतल तो है। अब उस कांच की बोतल को यूज करके मैंने सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट भी निकाला था। अब उसी कांच की बोतल को यूज करके मैं मेरे सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालूंगा। तो पिक्नोमीटर मेथड भी बोल सकते हैं, और अगर पिक्नोमीटर की जगह पे आप डेंसिटी बॉटल का यूज कर रहे हैं तो आप इसको डेंसिटी बॉटल मेथड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप डेंसिटी बॉटल मेथड भी कह सकते हैं। एक सवाल गेट में बहुत पहले पूछा गया था, थियोरेटिकल सवाल था, 1 नंबर का सवाल पूछा गया था। सवाल यह पूछा गया था कि द पिक्नोमीटर मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, पिक्नोमीटर मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। 4 ऑप्शंस लिख के दिए गए थे। पहला ऑप्शन था, मतलब मैं एक जनरल ऐसी बता रहा हूं, पहला ऑप्शन था यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट, दूसरा ऑप्शन था वॉइड रेशियो एंड वाटर कंटेंट, तीसरा ऑप्शन था स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो कहीं ना कहीं आपका जवाब होगा कौन सा? सी ऑप्शन। सर पिक्नोमीटर मेथड से
मैं मेरे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट भी निकाल सकता हूं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकता हूं। तो दिस मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, दो प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रही है मेरी, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब करना कैसे है? मेथड का नाम मुझे पता चल गया, दैट इज द पिक्नोमीटर मेथड। अब इस मेथड को यूज कैसे करना है? बहुत आसान, बहुत सिंपल। इसमें भी मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर जहां जहां पर इस पूरे सिलेबस में, इस सॉइल मैकेनिक्स के सिलेबस में जहां जहां पर डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी, कि जहां पर मुझे लगेगा कि हां ये डेरिवेशन आपको बताना जरूरी है, वो डेरिवेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जिन डेरिवेशंस का सिग्निफिकेंस नहीं है, हम उन डेरिवेशंस को यहां पर नहीं देखेंगे। जैसे जब सॉइल के रिलेशंस हमने पढ़े थे, तो डेरिवेशंस वहां पर मैंने आपको बकायदा सारे बताए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेरिवेशंस आपके कंसेप्ट डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेंगे। वाटर कंटेंट का कैलकुलेशन जब हमने किया था पिक्नोमीटर मेथड से, तो मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था, वहां पर डेरिवेशन नहीं बताया था, क्योंकि नहीं मतलब है उस चीज का। ठीक उसी प्रकार स्पेसिफिक ग्रेविटी में जब इस मेथड को डिस्कस करेंगे, तो मेथड में आपको बताऊंगा और फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेशन नहीं देखेंगे, बिकॉज उसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है। खैर, तो सवाल उठा कि सर ये मेथड परफॉर्म कैसे करेंगे, ये पिक्नोमीटर मेथड करने का तरीका भी बताओ आप। तो पिक्नोमीटर मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाली जाएगी, तरीका देखते हैं। मैंने एक काम किया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया कि जो मेरी पिक्नोमीटर की बोतल थी ना, या फिर डेंसिटी बोतल थी, उस बोतल को ले आया और खाली बोतल का वेट ले लिया। यही काम मैंने इससे पहले भी किया था जब मैं वाटर कंटेंट का कैलकुलेशन कर रहा था। यहां पर भी वैसे ही कुछ करना है। ये बोतल है, दिख नहीं रही है बोतल जैसे, लेकिन ये बोतल है। बोतल तो ऐसे ऊपर से कोनिकल होगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखे ना, ऊपर से ऐसी कोनिकल वैसी होती है। तो ये आपकी पिक्नोमीटर की बोतल है, खाली है। ये खाली बोतल का वेट ले लेना। तो मैंने लिखा यहां पर वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल। अब वो बॉटल पिक्नोमीटर की भी हो सकती है, डेंसिटी बॉटल भी हो सकती है, जो भी बॉटल है उसका खाली वेट ले लिया और उस खाली वेट को मैंने कह दिया W1। ठीक है, ये मेरी पहली स्टेप हो गई। बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना था। बोतल है, बोतल को तराजू पे रखा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखा, वेट ले लिया, खत्म हो गई बात। स्टेप 2, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में मैं इस बॉटल के अंदर में डालने वाला हूं मेरा सॉइल का सैंपल। बॉटल है ये, थोड़ी छोटी बना दे रहा हूं। इस बॉटल के अंदर में मैं डालने वाला हूं सॉइल का सैंपल, लेकिन सॉइल का सैंपल डालने से पहले आपको एक बात अश्योर करनी पड़ेगी, एक बात की गारंटी रखनी पड़ेगी कि जो सैंपल आप इस बॉटल के अंदर में डालने वाले हो, वो सैंपल परफेक्टली ड्राई होना चाहिए। गीला मिट्टी का सैंपल नहीं डालना है। वाटर कंटेंट का जब कैलकुलेशन किया था हमने, तो सेकेंड स्टेप में मैंने यही काम किया था। मैंने यहां पर सैंपल डाला था, लेकिन वो सैंपल गीला सैंपल था, क्योंकि वहां तो मुझे मॉइस्चर कंटेंट निकालना था भाई। तो मॉइस्चर कंटेंट जिस मिट्टी का निकालना है, तो मिट्टी के अंदर में पानी होना भी तो चाहिए। लेकिन यहां पर मैं सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहा हूं, और सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो मुझे उस सॉइल के अंदर में सॉलिड्स के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हवा होगी, होने दीजिएगा, हवा का वेट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए इस सैंपल के अंदर में, क्योंकि मैं सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इस बॉटल के अंदर में अपना सैंपल रख दिया, लेकिन वो सैंपल कैसा होना चाहिए मेरे भाई लोगों? ड्राई सैंपल। वो सैंपल कैसा होना चाहिए? ड्राई सैंपल। रीजन समझ में आ गया क्यों ड्राई? क्योंकि मैं सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहा हूं। तो सॉइल के अंदर में सॉलिड के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कुछ और का मतलब पानी। हवा है, होने दीजिए, हवा से मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। सॉइल के वेट में क्या ही फर्क पड़ेगा हवा से? कुछ नहीं पड़ता ना भाई, हवा का वेट तो मैं 0 ही मानता हूं। ठीक है, अब मिट्टी भर दी है तो वेट ले लेते हैं। इस पूरे चीज का वेट ले लीजिए। बॉटल प्लस सैंपल है ना,
तो इसका वेट ले लीजिए, तो क्या बनेगा ये, वेट ऑफ बॉटल प्लस ड्राई सैंपल, बॉटल प्लस ड्राई सैंपल का वेट ले लिया, वो आ गया W2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं कर रहे हैं यहां पे हम, खाली बोतल का वेट लिया, फिर बोतल में मिट्टी डाल दी, उसका वेट ले लिया, बहुत सिंपल सा काम है, कोई कंसेप्ट की बात नहीं है यहां पे, कोई कंसेप्चुअल बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये मेरी हो गई दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप पे आते हैं, अब क्या करें, तो मैंने कहा कि भाई तीसरी स्टेप में एक काम करते हैं, ये सूखी मिट्टी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस मिट्टी में पानी डाल देते हैं, खाली खाली सूखी मिट्टी थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब इस बॉटल में जो सैंपल था आपका, वो तो है एज इट इज है, सैंपल तो एज इट इज है, जितनी बॉटल में जगह बची थी उसको पानी से भर दीजिए। लो भाई, ये पानी डाल दिया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा दिखेगा नहीं, जैसे आप पानी डालोगे तो सैंपल और पानी तो आपस में मिक्स हो जाएगा, है ना, लेकिन मैं इसको अलग से ऐसा इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाए कि करना क्या था। ये वाली जो स्टेप नंबर 2 में आपको कहानी दिख रही थी, बॉटल प्लस सैंपल, इसमें जो खाली बॉटल में जो जगह बची हुई है, जैसे ये है ना, ये बॉटल में इतनी जगह बची हुई है फॉर एग्जांपल, तो इतने हिस्से में मैंने पानी डाल दिया, तो पानी और सैंपल मिक्स हो जाएगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और उसमें कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है, ये तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरी चीज, अब मैं इस सैंपल को ड्राई शब्द नहीं लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि अब सैंपल ड्राई नहीं बचेगा, पानी मिल चुका है उसके अंदर में, इसलिए मैंने यहां पे सिर्फ सैंपल लिखा हुआ है। आया होगा दिमाग में, सर आपने यहां पे ड्राई सैंपल लिखा था, यहां पे तो सिर्फ सैंपल लिखा है, क्यों, तो भाई अब तो पानी डाल दिया ना इसके अंदर में, तो ड्राई थोड़ी बचेगा अभी। ठीक है, फिर से वेट ले लो इसका, तो ये क्या मिलेगा, वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंपल प्लस वाटर, और इस वेट को मैं कह देता हूं W3। बोलो भैया कोई दिक्कत, स्टेप नंबर 3 में कोई दिक्कत, क्या किया मैंने, पहली स्टेप में खाली बॉटल का वेट लिया, दूसरी स्टेप में बॉटल प्लस सूखी मिट्टी का वेट लिया, तीसरी स्टेप में उसी बॉटल के अंदर में जो मिट्टी पड़ी हुई थी, पड़े रहने दीजिएगा, पानी भर देंगे उसके अलावा, तो बॉटल प्लस सैंपल प्लस वाटर का वेट हो गया। चौथी स्टेप में इस बॉटल को खाली कर दीजिए और बढ़िया से साफ कर दीजिए, अंदर से, अंदर मिट्टी का एक भी टुकड़ा नहीं बचा रहे, इस तरीके से साफ कर दीजिएगा, बढ़िया हिला हिला के शेक करके उसको बढ़िया से खंगाल के साफ कर दीजिएगा। अब चौथी स्टेप में आने पर आप एक काम करेंगे, अब चौथी स्टेप में बॉटल को पूरी तरीके से मैंने खाली कर दिया है, और अब इस बॉटल के अंदर में सिर्फ पानी भरूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस बॉटल के अंदर में सिर्फ पानी भर दिया और कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तीसरी स्टेप में जो कहानी थी, इस बॉटल को पूरा खाली किया, हिला के थोड़ा सा साफ कर दिया और सिर्फ पानी भर दिया। तो अब इसका भी वेट ले लूं, ले सकता हूं ना, क्या ही दिक्कत है इसमें। तो इसका वेट लिया मैंने, तो मुझे मिला वेट ऑफ बॉटल प्लस वाटर, और वो आ गया मेरे पास W4। बोलो भाई कोई दिक्कत, 4 वेट कैलकुलेट कर लिए मैंने, खाली बॉटल का वेट, बॉटल प्लस सूखी मिट्टी का वेट, बॉटल प्लस मिट्टी प्लस पानी का वेट, और बॉटल प्लस पानी का वेट, 4 वेट आ चुके हैं, W1, W2, W3, W4। ठीक है, ये 4 वेट आ गए। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये W1 है, W2 है, W3 है और W4 है, इसके अलावा कुछ और नहीं है मेरे पास, सिर्फ 4 वेट की वैल्यू है। इन 4 वेट के बेस पर मैं मेरे इस सॉइल सैंपल का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कैलकुलेट करना बता देता हूं, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। तो अगली स्क्रीन पे इस कहानी से जो मुझे W1, W2, W3, W4 की वैल्यूज मिली हैं,
इन 4 वैल्यूज को मैं एक फॉर्मूले में यूज करके सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल दूंगा। वो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। तो भैया मेरे पास W1 की वैल्यू है, W2 की वैल्यू है, W3 की वैल्यू है और W4 की वैल्यू है। खाली बॉटल का वेट, बॉटल प्लस सूखी मिट्टी, बॉटल प्लस मिट्टी प्लस पानी और बॉटल प्लस पानी, 4 वेट है। मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जी से लिखते थे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स को, दैट विल बी इक्वल टू W2 माइनस W1, है ना वैल्यूज मेरे पास ये, W2 की वैल्यू भी है, W1 की वैल्यू भी है, अपॉन, ध्यान से सुनिएगा फॉर्मूला देखते चलिएगा, W2 माइनस W1, कोई दिक्कत नहीं, W2 माइनस W1 कर दिया, अपॉन W4 माइनस W1, W4 की वैल्यू भी मेरे पास है, W1 की वैल्यू भी मेरे पास है, माइनस W3 माइनस W2, ये सारी वैल्यूज मेरे पास है। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा और मुझे मेरी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, इसके पीछे की कहानी समझने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज द फॉर्मूला एंड दैट इज G इज इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W1 माइनस ऑफ W3 माइनस W2। इस फॉर्मूले को यूज करके हम हमारे सॉइल के सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। सीधा सिंपल सी मेथड थी, 4 वेट कैलकुलेट करने थे, उन 4 वेट की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल देना है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। न्यूमेरिकल्स बहुत ही रेयर है कि इसमें से पूछे, लेकिन तब भी हम 1 या 2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे। आगे ठीक है भाई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मिल गया। लेकिन थोड़ी सी और कुछ बातें, छोटी छोटी बातें, थियोरेटिकल बातें। वो बात यह है कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का आप कैलकुलेशन कर रहे हो इस मेथड के थ्रू, ये कहानी जो आप कर रहे हो अपनी मिट्टी के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए, ये सारी कहानियां, ये सारा प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है एट 27 डिग्री सेल्सियस, बोले तो रूम टेम्परेचर पे। 1-2 डिग्री कम ज्यादा हो, भारत में रहते हैं, इतना तो कंसीडर कर लेंगे कि 27 की जगह पे अगर 26 है, 27 की जगह पे अगर 28 है, 25 है, 29 है, 30 है, कर लेना कंसीडर। लेकिन जो लिखी गई बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन 27 डिग्री सेल्सियस पे ही करना चाहिए, विच इज नोन एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। फिर सवाल उठता है कि सर अगर 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, तो अगर मई जून वाली खतरनाक गर्मी है जिसमें टेम्परेचर 27 डिग्री का अवेलेबल हो ही नहीं रहा है, ना एसी है ना कुछ है, हम 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर खतरनाक वाली ठंड पड़ रही है दिसंबर वाली 3-4 डिग्री का टेम्परेचर, तो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्योंकि भाई सर आपने तो बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करनी है, 1-2 डिग्री सेल्सियस का प्लस माइनस होगा तब भी कंसीडर मान लो हमने कर लिया। लेकिन सर 27 की जगह पे 50 डिग्री का टेम्परेचर था, या 27 की जगह पे 2 डिग्री का टेम्परेचर अवेलेबल था, तो क्या सर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो उसका जवाब है कि बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी टेम्परेचर अवेलेबल हो, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो तरीका मैंने आपको बताया, जो मेथड मैंने आपको बताई, आप वो मेथड को बकायदा उसी तरीके से परफॉर्म कर दें और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकाल लें, चाहे वो 2 डिग्री का टेम्परेचर अवेलेबल हो, चाहे 50 डिग्री का टेम्परेचर अवेलेबल हो। जो तरीका हमने पढ़ा उस तरीके को यूज करके आप इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकलेगी वो सॉइल की स्टैंडर्ड वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की नहीं कहलाएगी। उस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 27 डिग्री सेल्सियस वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पे। मैं एक छोटा सा नोट लिख पा रहा हूं आपको अगली स्क्रीन पे, वो नोट सिर्फ आपके कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। सवाल शायद तो नहीं ही पूछा जाएगा उसमें से, लेकिन हाँ
क्योंकि हम अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, उसका अगला पिछला आगे पीछे उल्टा सीधा सब कुछ पता होना, तो क्या है दिमाग एकदम बढ़िया वेल डेवलप्ड रहता है चीजों का कंसेप्ट। जरा देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा छोटा सा नोट लिखते हैं यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी से ही रिलेटेड कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से लिख रहा हूं, मतलब वो पूरा स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम नहीं लिखा, सिर्फ जी लिख दिया। शुड बी कैलकुलेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इफ टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, अगर टी बोले तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं है, देन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट the value of specific gravity। लेकिन ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी मुझे, क्योंकि टेम्परेचर 27 का नहीं है मेरे पास, मान लीजिए 2 डिग्री का टेम्परेचर है, तो उस 2 डिग्री के टेम्परेचर पर भी मैं वही मेथड जो हमने पढ़ी है उस मेथड को यूज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लूंगा। और इसको मैं कह दे रहा हूं लेट this specific gravity is g t डिग्री सेल्सियस। ऐसे नाम दे दिया मैंने ये कि इस टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर आपके पास था उस टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिली है उसको मैंने जी टी बोल दिया है। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जो कि 27 डिग्री की नहीं है, ये तो किसी दूसरे टेम्परेचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं कन्वर्ट करूंगा 27 डिग्री सेल्सियस वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। कैसे, जरा देखेंगे। दिस वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, जी टी डिग्री सेल्सियस, should be converted into G at 27 डिग्री सेल्सियस। ये जो जी टी मिला था ये तो 27 डिग्री सेल्सियस के अलावा जो दूसरा टेम्परेचर आपके पास था उस समय की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपको 27 डिग्री सेल्सियस वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको कन्वर्ट, उसको भी देख लेते हैं। कन्वर्जन का तरीका क्या रहेगा उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये आपने लिख रहे हैं तो लिख लेंगे आप इसको, या फिर पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, गेट में तो नहीं पूछा जाएगा, दूसरी किसी परीक्षा में हो सकता है पूछ ले इसके बारे में। तो फिर सपोज करिए let the available temperature is T degree Celsius which is not equal to 27 डिग्री। अभी फिलहाल में जो टेम्परेचर मेरे पास अवेलेबल है वो T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और इस T डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी तो ना, जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके को यूज करके आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे मिली थी जी टी डिग्री सेल्सियस, ये थी मेरे पास। इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस जी को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा सर वो भी बताओ। तो तरीका देखो, जी ऑफ टी डिग्री सेल्सियस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट
डिग्री सेल्सियस। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हर टेम्परेचर पर पता होती है हमको पहले से। तो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी उस T डिग्री सेल्सियस पर मुझे पता थी। जो सॉइल मेरे पास थी उस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी T डिग्री सेल्सियस पर मैंने निकाल ली है। मुझे इस GT को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड वैल्यू पे। तो दिस विल बी इक्वल टू the standard value of specific gravity at 27 degree Celsius into specific gravity of water at 27 degree। अब आप देखो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले में आपके पास ये GT की वैल्यू अवेलेबल है क्योंकि ये तो मैंने निकाली है। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हर टेम्परेचर पर हमको पता होती है, ये पता थी। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 पे भी पता थी। तो यहां से मैं G को कैलकुलेट कर लूंगा। यहां से मैं इस G को कैलकुलेट कर लूंगा एंड दिस G इज नथिंग बट इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। और मुझे यही तो चाहिए था। तो ये मैंने सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली 27 डिग्री सेल्सियस पर। ये कन्वर्जन का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि दिस इज हाउ बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कन्वर्ट द स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू द स्टैंडर्ड वैल्यू। बताया भैया, क्लियर? तो ये तरीका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने का। और अगर मेरी टेम्परेचर 27 डिग्री का नहीं है तो जो भी टेम्परेचर मेरे पास है उस टेम्परेचर पर मैंने मेरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उस टेम्परेचर पर मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू निकाली, उसको मैंने GT नाम दे दिया था और इस GT को मैंने कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड वैल्यू में इस फॉर्मूले से। खत्म। ये हो जाती है कहानी स्पेसिफिक ग्रेविटी के कैलकुलेशन की। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इन द लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का ये तरीका हो चुका है। आई होप कि ये सभी बातें क्लियर हो रही होगी आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो तीसरी प्रॉपर्टी है सॉइल की, जिसको मैं कह रहा हूं यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। सॉइल का यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको भी देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि सॉइल की सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी है जिसको मैं लैबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकता हूं। वाटर कंटेंट देख लिया हमने, 6 मेथड्स देखी वहां तो। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिया, उसका तरीका भी। तीसरा है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। सॉइल का यूनिट वेट लैबोरेटरी में कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक प्लीज इसको दोबारा से पढ़िएगा, चीजों को अच्छे से समझिएगा। एक एक छोटी से छोटी बात भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। गेट में कब कहां कौन सी चीज पूछ ले ये हमारे पास पता नहीं होता है। इसलिए जितनी बातें सिलेबस में लिखी हुई हैं हर बात को हमको पढ़ना रहेगा, कोई भी चीज हम स्किप नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको ऐसा लग भी रहा हो कि सर ये चीजें अभी तक तो पूछी नहीं गई तो फिर क्यों पूछी जाएगी, तो हो सकता है गेट 2022-23 में ये बातें आपसे पूछ लें, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हमको हर तरीके से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सॉइल का यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तब तक इसको प्लीज पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यूनिट वेट के कैलकुलेशन के साथ। थैंक यू।